अब इसमें नेक्स्ट हमारे साथ है रिसेप्टर अडप्टेशन। अब रिसेप्टर अडप्टेशन क्या होता है, कितने किस्म का होता है? रिसेप्टर अडप्टेशन का ये मतलब है कि हमारे साथ दो किस्म के रिसेप्टर हैं। एक वो रिसेप्टर जिसको आप स्टिमुलस, जब तक स्टिमुलस होगा वो रिस्पांस शो करेगा, ठीक है, ऑन ऑफ नहीं होगा। जब तक स्टिमुलस होगा वो रिस्पांस शो करेगा। एक तो ये किस्म का रिसेप्टर हुआ रिसेप्टर अडेप्टेशन में। दूसरा वो रिसेप्टर है जो शुरू में जब आप स्टिमुलस दोगे वो रिस्पांस शो करेगा, लेकिन बाद में वो अडाप्ट हो जाएगा। वो इस तरह अडाप्ट हो जाएगा कि बाद में वो उसी सेम स्टिमुलस पे रिस्पांस नहीं देगा, ठीक है। तो ये है रिसेप्टर अडाप्टेशन। तो अगर रिसेप्टर शुरू में स्टिमुलस पे रिस्पांस दे रहा है तो बाद में नहीं दे रहा है, तो ये है, इसे कहते हैं अडाप्टिंग रिसेप्टर, ठीक है। दूसरा है नॉन अडाप्टिंग रिसेप्टर। वो है जो स्टिमुलस आपने दिया, जब तक स्टिमुलस है तब तक वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब इसमें कुछ एग्जांपल हम समझेंगे, फिर यहाँ से डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, हमारे जो फोटो रिसेप्टर है, जब तक लाइट है तो हमें चीज़ें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये है कि ये रिसेप्टर अडाप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो रिसेप्टर है, अगर हम देखें हमारा ओल्फैक्टरी स्मेल का, जब हम लेदर की इंडस्ट्री में जाते हैं जहाँ वो चमड़े वगैरह से जो है वो चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ पे मतलब जो खाल वगैरह से जानवरों के, तो वहाँ पे जब हम जाते हैं तो हमारा यानी बहुत ज़्यादा स्मेल होता है, हम गुजारा नहीं कर सकते। लेकिन वहाँ लेदर इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं उनको स्मेल नहीं आ रहा है। या जो कचरे में जो लोग कचरा उठाते हैं, वहाँ कचरे की जगह पे वो काम करते हैं, उनको स्मेल नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको भी हमारे जैसे पहले स्मेल आ रहा था, अभी उनके रिसेप्टर अडाप्ट हुए हैं। अभी वो उस स्टिमुलाई पे उनके रिसेप्टर ऑफ है, काम नहीं करे, इसलिए उनको स्मेल नहीं आ रहा, ठीक है। तो रिसेप्टर अडाप्टेशन में हमारे साथ दो किस्म के रिसेप्टर है। मे अडाप्ट स्लोली और रिपीटली टू सस्टेन स्टिमुलेशन। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड ऑफ अडाप्टेशन हमारे साथ दो किस्म के हैं। एक है टोनिक रिसेप्टर या स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर, दूसरा है फेजिक रिसेप्टर या रिपीटली अडाप्टिंग रिसेप्टर। अब जो सबसे पहले अगर हम देखें फेजिक रिसेप्टर, यानी ये फेज में है, फेज या ऑन फेज या ऑफ फेज, या इसके थे रिपीटली अडाप्टिंग रिसेप्टर। शुरू में तो ये स्टिमुलाई पे रिस्पांस दे रहे हैं, बाद में ये ऑफ हो जाते हैं, रिस्पांस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को नहीं भेज रहे हैं। इसे कहते हैं फेजिक रिसेप्टर या रिपीटली अडाप्टिंग रिसेप्टर। ये रिपीटली अडाप्टिंग रिसेप्टर है। और ये कौन सी, इसका एग्जांपल क्या है? टेक्टाइल रिसेप्टर इन स्किन। हमारे स्किन पे अगर कोई टच करे, शुरू में हमें टच फील हो रहा है, बाद में फिर हमें टेक्टाइल यानी वो ऐसा ऐसा कम हो जाता है, बाद में हमें फील नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं टेक्टाइल रिसेप्टर इन स्किन। नेक्स्ट हमारे साथ है टोनिक रिसेप्टर, या उसे कहते हैं स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर। ये अडॉप्ट या तो कम्प्लीटली अडॉप्ट नहीं होता या स्लोली अडॉप्ट हो जाता है। इसमें हमारे साथ आता है मसल स्ट्रेच रिसेप्टर। जो हमारे मसल स्ट्रेच रिसेप्टर है, हमारा मसल जब स्ट्रेच होता है, हमें जब तक स्ट्रेच हो हमें पता है भाई ये स्ट्रेच है, ठीक है। जैसे कि हमारे साथ इसमें मसल स्पिंडल आता है जो मसल की लेंथ को ओवर स्ट्रेच से बचाता है। जैसे हमारे साथ इसके अलावा इसमें हमारे साथ गोल्जी टेंडन अर्गन आता है। वो गोल्जी टेंडन से याद रखो, टेंडन मतलब टेंशन। ये ओवर टेंशन, जब हमारे स्ट्रेस ओवर टेंशन जब मसल पे पड़ता है तो वो हमें डिटेक्ट कराता है। तो ये जो है ये टोनिक रिसेप्टर है, ये हमें हमेशा बताते हैं कि हमारा मसल स्ट्रेच है। दूसरा है जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर। जॉइंट प्रोप्रियोसेप्टर हमें स्पेस में, हमारे ये जॉइंट के अंदर मौजूद है, जो हमारे बॉडी का जो लोकेशन है एनवायरमेंट में, स्पेस में, वो हमें बताता है कि इस वक्त हम बैठे हैं, खड़े हैं, चल रहे हैं। तो ये हमेशा हमें बताता है, ठीक है। अब यहाँ डायग्राम से हम समझते हैं बेसिक और टॉनिक रिसेप्टर के बारे में। यहाँ देखो, पहले ये डायग्राम में है स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर यानी टॉनिक। दूसरा है रैपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर मतलब फेजिक, ऑन और ऑफ वाले। अब सबसे पहले नीचे जो इसका स्टिमुलस स्ट्रेंथ है ग्राफ पे, वो दोनों का सेम है बिल्कुल। लेकिन ऊपर आप देखो रिसेप्टर पोटेंशियल जो है मिली वोल्ट में, वो जो स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर है उसमें सबसे पहले ग्राफ ऊपर चला जाता है, डिपोलराइजेशन हो जाता है। फिर जब रिपोलराइजेशन होता है तो वो सस्टेन रहता है, लेकिन बिल्कुल ऑफ नहीं होता, वापस दूसरा एक्शन पोटेंशियल फिर स्टार्ट होता है।
लेकिन आप रेपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर या फिजिक रिसेप्टर में देखो, इसमें भी इसी तरह एक्शन पोटेंशियल होता है, डिपोलराइजेशन होता है, फिर रिपोलराइजेशन होता है, लेकिन आखिरकार ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं फेजिक रिसेप्टर। तो इन दोनों में, टॉनिक और फेजिक में ये फर्क है। ठीक है, तो रिसेप्टर अडाप्टेशन में के बारे में भी हमने पढ़ा। आगे हम इसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे कि कौन से रेपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर है, कौन से स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर है, कौन से फेजिक है, कौन से टॉनिक है। अब रिसेप्टर के बारे में हमने पढ़ा, रिसेप्टर टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा, रिसेप्टर अडाप्टेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे सोमेटो यानी सेंसरी जो ए फ्रंट है, इसमें जो सोमेटिक सेंसेशन है बॉडी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसके सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोमेटो सेंसरी पाथवे। ये पाथवे किस तरह होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पाथवे जो है कन्वे करता है कॉन्शियस सोमेटिक सेंसेशन हमारे स्केलेटल मसल का। ये कंसिस्ट होता है चेन ऑफ न्यूरॉन जो साइनेप्सिस पे इंटर कनेक्टेड है पार्टिकुलर सीक्वेंस में। इसमें 3 किस्म न्यूरॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर यानी फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। सबसे पहले है फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन। ये एफेरेंट न्यूरॉन है जो फर्स्ट स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर इसके या तो फ्री नर्व एंडिंग है, या इसके फ्री नर्व यानी इसके एंडिंग के रीजन पे सेपरेट रिसेप्टर मौजूद होते हैं, सेपरेट सेल। ये जो फर्स्ट ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन है, ये फर्स्ट जो स्टिमुलस है उसको डिटेक्ट करते हैं। दूसरा है सेकंड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन, आइथर या तो स्पाइनल कार्ड में है या मेडुला में है। ये साइनेप्स करते हैं विद थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। और थर्ड ऑर्डर सेंसरी न्यूरॉन हमेशा थैलेमस के अंदर मौजूद। तो याद रखना, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन ये रिसेप्टर के साथ है जो स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन या तो स्पाइनल कार्ड या मेडुला ऑब्लोंगेटा। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन ऑलवेज लोकेटेड इन थैलेमस, और ये थैलेमस से इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं थैलेमोकॉर्टिकल पाथवे के जरिए। ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक इंफॉर्मेशन भेजता है। तो यहाँ पे आप सेट पे डायग्राम पे भी देख सकते हो, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। उसके बाद हमारे साथ जो है, तो ये तो सोमेटोसेंसरी पाथवे भी हमारे साथ हुआ। अब एक आगे हम पढ़ेंगे जो मोटर सिस्टम है कि मोटर यूनिट जो एक न्यूरॉन बहुत से मोटर फाइबर को सप्लाई करता है। इसी तरह सेंसरी यूनिट और रिसेप्टिव फील्ड क्या है, यहाँ पे सिंगल अफेरेंट न्यूरॉन और ऑल रिसेप्टर उसके साथ जो एसोसिएटेड है उसे कहते हैं सेंसरी यूनिट। सेंसरी यूनिट क्या है, सिंगल एफेरेंट न्यूरॉन और उसके साथ जो तमाम सेंसरी रिसेप्टर एसोसिएटेड है उसे कहते हैं सेंसरी यूनिट। अब ये इसके साथ जितने भी रिसेप्टर होंगे एक न्यूरॉन के साथ, वो सेम टाइप के होंगे। ये रूल है, ऑल रिसेप्टर आर ऑफ सेम टाइप, और एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो सेंसरी यूनिट क्या है, सेंसरी यूनिट के साथ यानी सिंगल एफेरेंट न्यूरॉन के साथ तमाम रिसेप्टर जो उसके साथ एसोसिएटेड हो लेकिन सेम टाइप के रिसेप्टर, इसे कहते हैं सेंसरी यूनिट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये जो हमारे साथ सोमेटो सेंसरी पाथवे है सिस्टम में, उसके जो हमारा यानी जो स्किन वाला है, इसके अंदर किस किस्म के सेंसेशन है। इसके अंदर 2 किस्म के सेंसेशन है, एक है सोमेस्थेटिक सेंसेशन, एक है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन अगर हम देखें, ये हमारे बॉडी का पोजीशन बताता है। दूसरा जो सोमेस्थेटिक सेंसेशन है, ये हमें प्रेशर, टेम्परेचर, पेन, इसके बारे में बताता है। तो सोमेस्थेटिक सेंसेशन में हमारे साथ प्रेशर के लिए मैकेनोरिसेप्टर, टेम्परेचर के लिए थर्मोरिसेप्टर, पेन के लिए नोसिसेप्टर। और प्रोप्रियोसेप्शन ये हमारे बॉडी के पोजीशन के बारे में बताता है, इसके लिए हमारे साथ है मैकेनोरिसेप्टर। अब हम पढ़ेंगे स्किन के अंदर जो थर्मोरिसेप्टर है, इसके बारे में अगर हम पढ़ें, वार्म, इसके थर्मोरिसेप्टर 2 किस्म के हैं, एक है वार्म रिसेप्टर, एक है कोल्ड रिसेप्टर। वार्म के लिए फ्री नर्व एंडिंग है जैसे पेन के लिए, ठीक है, और कोल्ड के लिए भी पॉसिबल फ्री नर्व एंडिंग है। तो याद रखना, फ्री नर्व एंडिंग पेन के लिए है, वार्म के लिए है, और कोल्ड के लिए है। और वार्म के जो रिसेप्टर है वो रिस्पॉन्ड करते हैं टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 43 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 से लेकर 43 का जो रीजन होगा, यहाँ पे वार्म रिसेप्टर रिस्पॉन्स करेंगे।
और ये क्या है, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ये ज़्यादा स्टिमुलेट होगी। दूसरा है कोल्ड रिसेप्टर, ये पॉसिबल फ्री नर्व एंडिंग है, ये रिस्पॉन्स टेम्परेचर फ्राम 35 टू यानी 35 से जब यानी 30 से जब हम ऊपर जाते हैं 43 की तरफ तो वार्म रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, 35 से जब हम नीचे 20 की तरफ आते हैं तो कोल्ड रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। ठीक है, और ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि डिक्रीज टेम्परेचर पे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि डिक्रीज टेम्परेचर के लिए ही है कोल्ड के लिए, और वार्म रिसेप्टर की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारे साथ स्किन के जो मैकेनो रिसेप्टर है, स्किन के हमारे साथ थर्मो रिसेप्टर के बारे में तो हमने पढ़ा। अब स्किन के मैकेनो रिसेप्टर के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे साथ इसमें दो किस्म के हैं, एक है रेपिडली अडाप्टिंग, एक है स्लोली अडाप्टिंग। अब जो रेपिडली अडाप्टिंग है, जो ऑन और ऑफ होते हैं, उसमें हमारे साथ तीन किस्म के हैं। एक है फेसिनियन कार्पसल जो वाइब्रेशन के लिए है, याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में मौजूद है कि रेपिडली मोस्ट रेपिडली अडाप्टिंग रिसेप्टर हमारे साथ है फेसिनियन कार्पसल जो वाइब्रेशन के लिए है। दूसरा है मीजनर कार्पसल, ये भी वाइब्रेशन के लिए है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन के लिए, स्ट्रांग वाइब्रेशन के लिए पेसिनियन है, मॉडरेट के लिए मीजनर है। उसके बाद हेयर फॉलिकुलर रिसेप्टर, हमारा हेयर फॉलिकल में जो रिसेप्टर है, जो हमारे बेंडिंग ऑफ ईयर के बारे में मैं बताता है, ये भी रिपीटली अडाप्टिंग। तो रिपीटली अडाप्टिंग के लिए हमारे साथ हैं पेसिनियन कार्पसल जो मोस्ट रिपीटली अडाप्टिंग है और बहुत ज़्यादा वो हाई वाइब्रेशन के लिए है। दूसरा है मिजनर कार्पसल, ये भी रिपीटली अडाप्टिंग है लेकिन ये मॉडरेट वाइब्रेशन के लिए है। और उसके बाद हेयर फॉलिकल रिसेप्टर जो बेंडिंग ऑफ ईयर को के बारे में बताता है। दूसरा है स्लोली अडाप्टिंग रिसेप्टर, इसमें फ्री नर्व एंडिंग है जो लाइट टच के लिए हैं। मर्कल डिस्क है जो प्रेशर के लिए है, और रोफिनी एंड आर्गन है जो प्रेशर के लिए है। अब हम आते हैं यहाँ पे पेन के बारे में पढ़ेंगे। पेन क्या है, नोसिसेप्टर, पेन के लिए नोसिसेप्टर स्पेशलाइज पेन रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर सेंसिटिव है टू टिश्यू डैमेज या डिस्टॉर्शन टू टिश्यू डैमेज हो जाए या डिस्टॉर्शन टू टिश्यू हो जाए, तो ये रिसेप्टर सेंसिटिव है पेन के लिए, जिसे हम कहते हैं नोसिसेप्टर जो फ्री नर्व एंडिंग है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के अगर हम देखें, हमारे साथ दो किस्म के पेन, एक है फास्ट पेन, एक है स्लो पेन। फास्ट पेन किस स्टिमुलेशन पे होता है, मैकेनिकल और थर्मल नोसिसेप्टर की स्टिमुलेशन पर, यानी ये फिर थर्मल जो रिसेप्टर हैं, यानी जो फास्ट पेन है ये स्टिमुलेशन ऑफ मैकेनिकल और थर्मल नोसिसेप्टर, ये फिर नोसिसेप्टर की टाइप से पेन के लिए। तो फास्ट पेन जो है वो थर्मल और मैकेनिकल नोसिसेप्टर के स्टिमुलेशन की वजह से, स्लो पेन पॉली मॉडल, इसके यानी बहुत से मॉडल है इसके अंदर, पॉली मॉडल नोसिसेप्टर की स्टिमुलेशन की वजह से स्लो पेन होता है। तो याद रखना फास्ट पेन ये भी नोसिसेप्टर, स्लो पेन भी नोसिसेप्टर, लेकिन स्लो पॉली मॉडल की स्टिमुलेशन, फास्ट मैकेनिकल और थर्मल नोसिसेप्टर की वजह से है। दूसरा, फास्ट पेन को कैरी करते हैं हमेशा ए फाइबर। ए फाइबर मैंने पढ़ा कि इसका डायमीटर भी बड़ा है, ये माइलिनेटेड भी है। लेकिन स्लो पेन को हमेशा सी फाइबर अनमाइलिनेटेड कैरी करते हैं। लेकिन फास्ट पेन में फिर हमारे साथ जो ए है, ए में फिर डेल्टा है और टाइप्स भी है। तो फास्ट पेन को कैरीड बाय स्मॉल माइलिनेटेड ए डेल्टा फाइबर, और स्लो पेन को कैरीड बाय स्मॉल अनमाइलिनेटेड, तो ए जो है वो माइलिनेटेड डेल्टा फाइबर और स्लो पेन जो है वो अनमाइलिनेटेड सी फाइबर कैरी करते हैं। उसके बाद फास्ट पेन, इसके नतीजे में फास्ट पेन की वजह से शार्प और प्रिकलिंग सेंसेशन, प्रिक सेंसेशन देता है शार्प, और स्लो पेन में डल सेंसेशन होता है, एचिंग सेंसेशन होता है, बर्निंग सेंसेशन होता है। अब पास्ट पेपर में आता है कि जो एचिंग सेंसेशन है उसको कौन से फाइबर कैरी करते हैं, सी फाइबर। उसके बाद फास्ट पेन इजीली लोकलाइज है किस जगह पे, लेकिन स्लो पेन पुअरली लोकलाइज है। उसके बाद फास्ट पेन शुरू में होता है, जब हमें शुरू में ट्रॉमा वगैरह इंजरी होती है तो फास्ट पेन होता है। स्लो पेन सेकेंड पेयर में स्लो पेन होता है, जो लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है और मोर अनप्लेजेंट है। ठीक है, तो ये हमारे साथ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेन के बारे में भी हुआ। हमारे साथ सोमेटो सेंसरी
कंप्लीट हुआ, उसके स्किन के थर्मो रिसेप्टर, मैकेनो रिसेप्टर, ये सब कुछ हो गया। पेन की करेक्टरिस्टिक्स भी हो गया। अब हमारे साथ अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में विजुअल एफरेंट भी हुआ, हमारे साथ सेंसरी एफरेंट में सोमेटिक सेंसेशन भी हुआ। अब हम स्पेशल सेंसेस पढ़ेंगे जिसमें विजन, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विजन से। सबसे पहले अगर हम विजन में एनाटमी ऑफ आई को देखें तो हमारे साथ आई एक फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे साथ वेट्रस समर, एक्वस समर, लिक्विड मौजूद है। इसके 3 लेयर हैं। आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं स्क्लेरा और कॉर्निया, ठीक है। और मिडल लेयर के अंदर आते हैं कोरॉइड लेयर, सेलरी बॉडी और आयरस, और इनर लेयर के अंदर आता है रेटिना, ठीक है। जो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो आगे की पीछे से तो स्क्लेरा है, आगे की तरफ उसको हम कहते हैं कॉर्निया। मिडिल लेयर के अंदर कोरॉइड लेयर आता है, सेलरी बॉडी और आयरस, और इनर लेयर के अंदर रेटिना आता है। अब अगर हम आयरस की बात करें, आयरस जो है वो अमाउंट ऑफ लाइट जो आई में एंटर होती है उसको कंट्रोल करता है, और इसके अंदर 2 किस्म के स्मूथ मसल नेटवर्क है, सर्कुलर या कंस्ट्रिक्टर मसल, दूसरा जो है वो रेडियल या डायलेटर मसल। और इसके आयरस के अंदर जो पिगमेंट है ये उसके आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ब्लू हो तो ब्लू आई, ग्रीन हो तो ग्रीन आई, ठीक है, ब्लैक हो तो ब्लैक आए। उसके बाद यूनिक पार ईच इंडिविजुअल, याद रखना ये जो आयरस है ये हर इंडिविजुअल के लिए यूनिक है। आज का लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी में यूज़ होता है, जैसे पहले डीएनए वगैरह यूज़ होता था। जैसे फिंगरप्रिंट हर बंदे की अलग है, डीएनए हर बंदे की डीएनए की जो मैपिंग है वो हर एक अलग है, इसी तरह आयरस भी आजकल यूनिक है। नेक्स्ट हमारे साथ है पयूपल। पयूपल क्या है? राउंड ओपनिंग आयरस में जहां से लाइट इंटर होती है आई में। अब अगर हम आई हमारे देखें, हमारे आई जो है वो एक कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम करता है, कन्वेक्स स्ट्रक्चर है। कन्वेक्स स्ट्रक्चर क्या करता है? बाहर से जो लाइट है उसको ये एक जगह पे फोकल पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करता है, डाइवर्ज नहीं करता। तो हमारा आई जो है वो ऐसा कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम करता है। आई क्या है? कन्वेक्स स्ट्रक्चर ऑफ आई प्रोड्यूस कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जिंग लाइट इन रेज दैट रीच आई। उसको रेटिना पे एक जगह पे फोकस करेंगे। तो याद रखना हमारा आई जो है वो कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम करता है। अब आई की जो अकोमोडेशन है इसके बारे में अगर हम बात करें, यानी हमारा आई जो है वो अकोमोडेट करता है फार विजन के लिए, नियर विजन के लिए चेंजेस आता है, लेकिन ओल्ड एज में ये कम हो जाती है, ठीक है, जिसको पर्स बायोपिया कहते हैं। अब अकोमोडेशन जो है आई की वो क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? अकोमोडेशन चेंज इन स्ट्रेंथ एंड शेप ऑफ लेंस, ठीक है, यानी लेंस की स्ट्रेंथ में और शेप में चेंजेस आते हैं। अकोम्प्लिश्ड बाय एक्शन ऑफ, ये किसकी वजह से होता है? सेलरी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट की वजह से अकोमोडेशन होता है। एज रिलेटेड जो रिडक्शन होती है अकोमोडेशन में की एबिलिटी में, फार विजन के लिए, नियर विजन के लिए, ठीक है, उसको कहते हैं पर्स बायोपिया। अब एक ये रिफ्रैक्टिव एबिलिटी आई की, ये क्या है? रिफ्रैक्टिव किसे कहते हैं? जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती हैं तो वो मतलब डिविएट होती हैं। इसी तरह जब डाइवर्जेंट लाइट हमारे आई में एंटर होती है तो वो एक फोकल पॉइंट पे उसको कन्वर्ज करता है, कन्वेक्स लेंस के तौर पर हमारा आई कम करता है। इसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव एबिलिटी। जो जो वहाँ लाइट को कन्वर्ज लाइट को यानी डाइवर्ज लाइट को हमारा आई उसको कन्वर्ज करता है, इसके तहत रिफ्रैक्टिव एबिलिटी। इसके लिए 2 स्ट्रक्चर हमारा आई के रिस्पॉन्सिबल होते हैं एमसीक्यू पॉइंट के लिए, याद रखना। 2 स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आई रिफ्रैक्टिव एबिलिटी आर, नंबर 1 कॉर्निया, नंबर 2 लेंस। अब कॉर्निया ये रिफ्रैक्टिव एबिलिटी अगर कम हो जाए, कॉर्निया में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन लेंस को हम चेंज कर सकते हैं। कॉर्निया क्या है? इसमें फिर लेंस से भी ज़्यादा कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट मोस्ट एक्सटेंसिवली टू आई टोटल रिफ्रैक्टिव एबिलिटी। रिफ्रैक्टिव एबिलिटी रिमेन कांस्टेंट, इसकी रिफ्रैक्टिव एबिलिटी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती, बिकॉज कर्वेचर इसका कभी भी चेंज नहीं होता। दूसरा है लेंस। लेंस की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी को हम एडजस्ट कर सकते हैं बाय चेंजिंग कर्वेचर इज नीडेड फॉर नियर और फॉर विजन, ठीक है।
तो ये हमारे साथ हैं आई की रिफ्रैक्टिव एबिलिटी, लेंस की हम कैसे चेंज कर सकते हैं। हमारे साथ पेशेंट आएगा, अगर हमारा यानी आई हमारा कन्वेक्स लेंस के तौर पर काम करता है, ठीक है। तो उसमें फिर हम ये कर सकते हैं कि अगर पेशेंट का फार विजन में मसला हो, यानी जिसको कहते हैं फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ठीक है, दूर का नज़र कमज़ोर हो या नज़दीक का नज़र कमज़ोर हो, तो उसके पर उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं। अगर उसका दूर का नज़र उसका कमज़ोर हो तो हम क्या कर देते हैं, हम उसको कनकेव लेंस दे देते हैं ताकि लाइट को कन्वर्ज करें, ठीक है। अगर नियर का नज़र कमज़ोर हो तो हम उसको कन्वेक्स लेंस दे देते हैं ताकि उसको नियर रीजन पर उसको क्या करें, फोकस करें, ठीक है, डाइवर्ज ना करे, कन्वर्ज करे नियर रीजन पे, ठीक है। तो इस तरह हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आई की रेटिना अगर हम देखें, रेटिना जो है ये एक रिसेप्टर कंटेनिंग पोर्शन है आई का। ये एक्चुअली सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्सटेंशन है। और न्यूरल पोर्शन जो है वो रेटिना का, इसके अंदर 3 लेयर है एक्साइटेबल सेल के। आउटरमोस्ट लेयर के अंदर रॉड एंड कोन सेल मौजूद है, यहाँ देखो आउटरमोस्ट लेयर के अंदर रॉड एंड कोन सेल। मिडल लेयर के अंदर इसके अंदर बाइपोलर सेल मौजूद है जिसको 2 पोल है। इनर लेयर के अंदर इसका गिंग्लियानिक सेल मौजूद है, ठीक है। इनर लेयर के अंदर गिंग्लियानिक सेल, मिडल लेयर के अंदर बाइपोलर सेल, आउटर लेयर के अंदर कोन एंड रॉड सेल। अब एक्सोन ऑफ गैंग्लियनिक सेल जो है वो ज्वाइन करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, ठीक है। और रेटिना पे वो पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व उस जगह को लीव करता है उसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क, इसे कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। और ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होता है, इसे क्यों कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ इमेज नहीं बनता। क्यों? क्योंकि यहाँ रॉड एंड कोन सेल मौजूद नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिक डिस्क पर ब्लाइंड स्पॉट बनता है बिकॉज नो इमेज कैन बी डिटेक्टेड हियर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रॉड एंड कोन्स। अब हम आते हैं फोटो रिसेप्टर के बारे में, हम डिटेल में पढ़ेंगे। फोटो रिसेप्टर हमारे साथ 2 किस्म के, एक रॉड, एक कोन सेल, इसे कहते हैं फोटो रिसेप्टर। अब रॉड को कैसे याद रखना है, रात से याद रखना है उर्दू में। रात को हमें रॉड हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है कोन से याद रखो, कलर, ये कलर के लिए होते हैं। अब चाहे रॉड है चाहे कोन है, सेल है, इसकी 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका आउटर सेगमेंट, एक इसका इनर सेगमेंट, एक इसका साइनेप्टिक टर्मिनल। जो आउटर सेगमेंट है वो लाइट स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, ठीक है, ऊपर। दूसरा जो इसका इनर सेगमेंट है उसके अंदर मेटाबॉलिक मशीनरी सेल के मौजूद है, न्यूक्लियाई मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह मौजूद है। नेक्स्ट है साइनेप्टिक टर्मिनल के अंदर इसका ये सिग्नल को ट्रांसमिट करता है जो फोटो रिसेप्टर में पैदा हुआ था लाइट एक्सपोजर पर, अब ये आगे विजुअल पाथवे को सेंड करता है। तो ये फोटो रिसेप्टर के पार्ट्स भी हमने पढ़े। अब यहाँ पे पढ़ेंगे कि रॉड और कोन का जो विजन है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, रॉड एंड कोन सेल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बारे में अगर हम पढ़े। सबसे पहले टेबल में है टाइप्स ऑफ विजन। रॉड हमें ब्लैक एंड वाइट के बारे में हेल्प करते हैं, नाइट को डिम लाइट में, यानी ये हमें विजन में मदद देते हैं। दूसरा कोन, ये कलर के लिए होता है, और ये डे में हमें ब्राइट लाइट में। तो याद रखना, रॉड जो है वो विजन के लिए होते हैं ब्लैक एंड वाइट, कोन कलर के लिए होते हैं। रॉड रात को नाइट को हेल्प करते हैं, कोन दिन को हेल्प करते हैं। रॉड डिम लाइट में रात को, कोन ब्राइट लाइट को दिन में। नेक्स्ट अगर हम देखें सेंसिटिविटी टू लाइट, रॉड क्योंकि हमें विजन के लिए तो हाई है इसकी सेंसिटिविटी, कोन की सेंसिटिविटी क्योंकि कलर के लिए होता है तो लाइट के लिए इसकी सेंसिटिविटी कम होता है। नेक्स्ट अबंडेंस अगर हम देखें, रॉड ये क्योंकि हमारे मेन विजन के लिए तो ये होते हैं, तो ये हमें 100 मिलियन पर रेटिना मौजूद है। कोन कलर के लिए है कम है, 3 मिलियन पर रेटिना मौजूद है। इसका जो विजुअल एक्विटी है रॉड की, ठीक है, इसकी जो विजुअल इक्विटी है वहाँ पे फील्ड है, रीजन है, वो इसकी लो होती है रॉड की, ठीक है। और कोन की जो है वो हाई होती है, ठीक है, जिस एरिया से वो रिसीव करे इंफॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद साइट ऑफ ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन कहाँ पे मौजूद है, रॉड पेरिफेरी ऑफ रेटिना में मौजूद है,
ठीक है, राड पेरिप्रिया रेटिना में मौजूद है, और कोन यहाँ पे जो आई के अंदर स्ट्रक्चर है फोविया वहाँ पे मौजूद है। और उसके बाद डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस विद बाइपोलर सेल के साथ जो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस है, राड की हाई होती है, ठीक है, कोन की लो होती है, क्योंकि मेनली कलर के लिए होता है। अब हम पढ़ेंगे न्यूरल पाथवे पर विजन। अब विजन के लिए हमारा न्यूरल पाथवे किस तरह होता है, इसके बारे में अगर हम देखें, सबसे पहले गेंग्लियानिक सेल फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे, फिर एक्शन पोटेंशियल यहां से ट्रेवल करेगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू, क्योंकि हमने पढ़ा था कि गेंग्लियानिक सेल एक्शन पोटेंशियल, फिर गेंग्लियानिक सेल के एक्सोन मिलके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व से आगे ये जाएगा, ऑप्टिक नर्व से जाएगा ऊपर ऑप्टिक क्याज्मा बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आप देखें ऑप्टिक नर्व से ऑप्टिक क्याज्मा बनेगा, ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर वहां से बनेगा ऑप्टिक ट्रैक्ट। उसके बाद ऑप्टिक नर्व फिर जाएगा थैलेमस की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में, वहां साइनप्स करेगा, ठीक है, फिर जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन साइनप्स करेंगे प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में, फिर राइट विजुअल फील्ड जो है वो लेफ्ट विजुअल कॉर्टेक्स को राइट लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट राइट को कंट्रोल करेगा, तो इस तरह आगे जो है वो इसका पूरा जो है वो पाथवे है। यानी क्या है, सबसे पहले गेंग्लियानिक सेल फर्स्ट एक्शन पोटेंशियल फायर करेंगे, वो फिर क्योंकि हमें पता है कि गेंग्लियानिक सेल के एक्सोन मिल के क्या बनाते हैं, ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, फिर ऑप्टिक नर्व से आगे क्या बनेगा, ऑप्टिक क्याज्मा बनेगा, फिर ऑप्टिक ट्रैक बनेगा, फिर वहाँ ऑप्टिक नर्व जो है वो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में थैलेमस में वहाँ क्या करेगा, साइनप्स करेगा, फिर जो है वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो विजुअल कॉर्टेक्स में साइनप्स करेंगे, यानी राइट और लेफ्ट को कंट्रोल करेगा, तो ये इसका पूरा विजुअल पाथवे है। तो ये हमारे साथ विजन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे हियरिंग। हियरिंग की जो है वो ये हियरिंग क्या है, न्यूरल परसेप्शन ऑफ साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी को जो हम इंटरप्रेट करते हैं, रिसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, इसे कहते हैं हियरिंग, यानी न्यूरल परसेप्शन ऑफ साउंड एनर्जी। अब इसमें दो चीज़ें आते हैं कि सबसे पहले हमने आइडेंटिफिकेशन ऑफ साउंड करना है, फिर लोकलाइजेशन ऑफ साउंड, किस यानी क्या साउंड है और कहाँ से आ रहा है, व्हाट वेयर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द साउंड, लोकलाइजेशन ऑफ साउंड। अब साउंड वेव्स क्या होता है, ये ट्रेवलिंग वाइब्रेशन ऑफ ईयर, यानी ये ईयर के अंदर ट्रेवल करता है साउंड वेव्स। इसके अंदर अल्टरनेट रीजन ऑफ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन ऑफ ईयर मॉलिक्यूल है, जो हमने एपीएससी में पढ़ा था। अब ये जो साउंड है उसमें दो चीजें आती हैं, एक पिच ऑफ साउंड जिसे कहते हैं टोन, एक है इंटेंसिटी लोडनेस। अब जो पिच है, टोन है, जिसे हम कहते हैं पतला आवाज या मोटा आवाज, वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर वेव्स। दूसरा है इंटेंसिटी लोडनेस, कितना हम जो है वो लोड बोलते हैं, ये डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड ऑफ एयर वेव, ठीक है। अब ईयर के अगर हम देखें, इसके अंदर तीन पार्ट्स है, कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स ईयर के, एक एक्सटर्नल लेयर, एक मिडल लेयर, एक इनर लेयर। अब एक्सटर्नल लेयर का काम क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव्स को लोकलाइज करे, हेल्प लोकलाइजेशन डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी जो डायरेक्शन ऑफ साउंड वेव है उसको लोकलाइज करे, एक जगह पे लाए, ठीक है, मिडल ईयर की तरफ, ठीक है, उसको कलेक्ट करे बाहर से, वो एक जगह पे उसको लाए। दूसरा है मिडल ईयर, ये ट्रांसमिट करता है ईयर बर्स्ट साउंड वेव्स टू फ्लूइड फील्ड इनर ईयर की तरफ, और ये साउंड एनर्जी को एम्पलीफाई करता है, किस तरह, वहां पे बोन एमेलिस सिंकिस्टेपिस के जरिए उसको एम्पलीफाई करता है, और फ्लूइड फील्ड इनर ईयर की तरफ उसको ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट है इनर ईयर, इसके अंदर ये हाउस है दो डिफरेंट सेंसरी सिस्टम का, एक है कोक्लिया, एक है वेस्टिब्युलर अपरेटस। अब कोक्लिया के अंदर रिसेप्टर है कि वो साउंड वेव को कन्वर्जन करे इनटू नर्व इम्पल्स, जो हमारी हियरिंग को पॉसिबल बनाए। जो रिसेप्टर है वो हियर सेल है। दूसरा यानी जो साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में नर्व इम्पल्स में चेंज करे। दूसरा है वेस्टिबुलर अपरेटस, ये हमारे सेंस ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए
ज़रूरी है हमारी बॉडी की बैलेंस के लिए। अब यहाँ पे जो कोक्लिया के अंदर, जो हमारे हियरिंग के अंदर जो रिसेप्टर है उसे कहते हैं हेयर सेल, और इसके एमसीक्यूज के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर स्टीरियोसिलिया मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो हेयर सेल है कोक्लिया के अंदर, ये साउंड के लिए रिसेप्टर सेल है, और ये टेक्टोरियल जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे एम्बेडेड है कोक्लिया के अंदर, और ये बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। यहाँ पे आप बी में आप देख सकते हो कि ये बेसिलर मेम्ब्रेन यानी ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ, और ये शार्ट टू टाल ओरिएंटेड है, शार्ट से टाल की तरफ, और उसको सराउंडेड बाय यानी यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर स्टीरियोसिलिया मौजूद है, यानी हेयर सेल के अंदर स्टीरियोसिलिया मौजूद है, ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में मौजूद है, और ये जो है वो अटैच बेसिलर मेम्ब्रेन के साथ एम्बेडेड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन में है, ठीक है। और इसको एंडोलिम्फ जो फ्लूइड है उसने सराउंड किया है। और याद रखना हमारे बॉडी इंटरस्टिशियल फ्लूइड या बाकी जो फ्लूइड है हमारे बॉडी का प्लाज्मा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसमें और एंडोलिम्फ पे क्या फ़र्क है। हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या प्लाज्मा, इसके अंदर हाई सोडियम है, लेकिन ये वाहिद फ्लूइड है हमारे बॉडी में जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, एंडोलिम्फ हाई इन पोटाशियम। तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, साउंड के लिए अगर हम न्यूरल पाथवे देखें, किस तरह न्यूरल पाथवे होते हैं। सबसे पहले हेयर सेल, ये रिसेप्टर सेल है। फिर हेयर सेल जो है वो साइनेप्स करेगा ऑन एफरेंट एक्सोन ऑफ क्रीनियल नर्व 8 वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व पर। फिर एक्सोन के कोक्लियर नर्व बनाएंगे, 1 हेयर सेल पर 1 कोक्लियर नर्व फाइबर, एक कोक्लियर नर्व फाइबर पर एक हेयर सेल। फिर ये जो कोक्लियर नर्व है ये ब्रेन स्टेम में एंटर करेगा और वहाँ सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेगा। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाके मीडियन जेनिकुलेट बॉडी जो है आप न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस पे मिलेगा। जैसे कि हमने आई के में पढ़ा था विजन में कि वहाँ आई का लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन मिलेंगे। यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, यहाँ पे न्यूरल पाथवे विजन के लिए कि यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे थैलेमस में, वहाँ थैलेमस से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे विजुअल कॉर्टेक्स में। यहाँ पे भी लेकिन यहाँ पे विजन के लिए याद रखना, विजन के लिए है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, लेकिन आपका हियरिंग के लिए है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, ठीक है। यानी विजन के लिए लेटरल और हियरिंग के लिए मीडियल जेनिकुलेट बॉडी ऑफ थैलेमस, और ये साइनेप्स करेंगे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पर। थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन फिर जाएंगे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। फिर ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी में पे वो फिर उसको डिटेक्ट करता है कि लोड साउंड है, पिच किस तरह है, लोडनेस किस तरह है, वो सब कुछ देखता है, ठीक है। तो ये न्यूरल पाथवे पर साउंड भी हुआ कि सबसे पहले हेयर सेल रिसेप्टर सेल है, फिर हेयर सेल के साइनेप्स करते हैं एफेरेंट एक्सोन ऑफ वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व, फिर एक्सोन जो कोक्लियर नर्व बनाएंगे, फिर वो हेयर सेल एक कोक्लियर नर्व फाइबर पर होगा, कोक्लियर नर्व ब्रेन स्टेम में एंटर करेंगे, वहाँ पर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ साइनेप्स करेंगे। ब्रेन स्टेम में हमारे साथ मेनली मेडुला में मौजूद होता है। सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जाएंगे मीडियन जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में मिलेंगे, और वहाँ से फिर थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन निकलेंगे जो ब्रेन हमारे जाएंगे कहाँ पे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जहाँ ऑडिटरी कॉर्टेक्स है हमारे सुनने के लिए, ठीक है। टेम्पोरल लोब में मौजूद होता है, और ऑडिटरी कॉर्टेक्स के अंदर फिर फ्रीक्वेंसी में पे। नेक्स्ट हमारे साथ है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए हमारे साथ वेस्टिबुलर अपरेटस है जो इनर ईयर के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हमारे साथ दो चीज़ें आते हैं, जैसे कि हमारा हियरिंग के लिए कोक्लिया आता है, यहाँ इक्विलिब्रियम के लिए हमारे साथ दो है, एक सेमी सर्कुलर कैनाल, एक यूट्रिकल एंड सेक्यूल। अब सेमी सर्कुलर कैनाल याद रखना सर्कुलर, ये हमारी रोटेशनल एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन को डिटेक्ट करते हैं, लेकिन यूट्रिकल और सेक्यूल हमारा जो है वो रोटेशनल ना लीनियर मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं। तो सेमी सर्कुलर कैनाल डिटेक्ट रोटेशनल एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में।
दूसरा हमारे साथ है यूट्रिकल एंड सेक्यूल, ये डिटेक्ट करते हैं चेंज इन रेट ऑफ लीनियर मूवमेंट इन लीनियर डायरेक्शन। लीनियर मूवमेंट यूट्रिकल एंड सेक्यूल, रोटेशनल मूवमेंट या सर्कुलर मूवमेंट सेमी सर्कुलर कैनाल। अब सेमी सर्कुलर कैनाल में फिर हमारे साथ तीन है, इंटीरियर कैनाल, लेटरल कैनाल और पोस्टीरियर कैनाल। उसके बाद यूट्रिकल और सेक्यूल हम ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट पर डिटरमिनिंग हेड पोजीशन इन रिलेशन टू ग्रेविटी। हमारा हेड का पोजीशन रिलेटिव टू ग्रेविटी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ हियरिंग भी हुआ। नेक्स्ट हमारे साथ है केमिकल सेंसेस। केमिकल सेंसेस में हमारे साथ दो आते हैं, एक टेस्ट एक स्मेल। इसके लिए रिसेप्टर कीमोरिसेप्टर होते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं इस पर, यानी ये जो रिसेप्टर है कीमोरिसेप्टर टेस्ट और स्मेल के लिए, ये इसका असर हमारा डाइजेस्टिव जूसेस और एपेटाइट पर भी होता है। जैसे कि हम किसी कढ़ाई वगैरह का स्मेल आ जाता है तो हमारा मुंह में पानी आ जाता है सलाइवा, और हमारा गैस्ट्रिक जूस रिलीज होते हैं, हमें भूख लग जाता है। ठीक है, हम इंतज़ार नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी कढ़ाई वगैरह का है। ठीक है, इसी तरह इसका टेस्ट, अगर हम कोई टेस्टी चीज़ है तो हम ज़्यादा खाते हैं, जो ज़्यादा रिलीज होता है। ठीक है, अगर कोई वैसा अनटेस्टी चीज़ है तो हम एक दो नवा करके चले जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, यानी ये इन्फ्लुएंस करता है फ्लो ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस एंड इफेक्ट एपिटाइट, और स्टिमुलेशन ऑफ रिसेप्टर की जो स्टिमुलेशन है वो इंड्यूस करते हैं प्लेजरेबल या ऑब्जेक्शनेबल सेंसेशन एंड सिग्नल प्रेजेंस ऑफ समथिंग टू सीक और अवॉइड। अब ये रिसेप्टर जब स्टिमुलेट होंगे, या तो हमें वो चीज़ अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो हम वो चीज़ को खाएंगे, उसकी तरफ जाएंगे, उसको हासिल करेंगे। अगर बुरा लगेगा तो हम उसको अवॉइड करेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिटेल में टेस्ट। टेस्ट को हम कहते हैं गेस्टेशन। ठीक है, और उसके लिए गस्टेटरी सेंटर होता है। ठीक है, अब ये जो टेस्ट है, इसके जो कीमो रिसेप्टर है वो टेस्ट बट के अंदर मौजूद है। ये ओरल कैविटी और थ्रोट के अंदर हमारे कीमो रिसेप्टर मौजूद है। और टेस्ट बट के अगर हम पार्ट्स पढ़ें, टेस्ट बट के अंदर हमारे दो चीज़ें मौजूद है, एक है टेस्ट पोर, एक है टेस्ट रिसेप्टर सेल। अब टेस्ट पोर वो सुराख होता है, ओपनिंग होता है, जिसके ज़रिए से ठीक है, ओपनिंग थ्रू विच, जिसके ज़रिए से जो है वो फ्लूइड माउथ के अंदर वो सरफेस ऑफ रिसेप्टर के साथ कांटेक्ट करेगा। दूसरा टेस्ट रिसेप्टर सेल जो मौजूद होते हैं वो मॉडिफाइड एपिथेलियल सेल होते हैं, जिसके सरफेस के अंदर फोल्ड मौजूद होते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है माइक्रोविलाई के अंदर रिसेप्टर साइट होते हैं, जिसके साथ जो केमिकल मॉलिक्यूल के साथ सेलेक्टिवली बाइंड करते हैं। अब टेस्ट हमारे साथ जो 5 प्राइमरी टेस्ट है, यानी टेस्ट के जो टाइप से किस किस्म के जायके हैं, उसके 5 प्राइमरी टेस्ट हमारे साथ। सबसे पहले है साल्टी टेस्ट, जो की वजह से स्टिमुलेट होते हैं केमिकल, जैसे साल्ट, नमक, स्पेशली सोडियम क्लोराइड। इसका जो टेस्ट है वो साल्टी होता है। दूसरा है सोर। ठीक है, ये एसिड की वजह से ये टेस्ट होता है, जिसके अंदर फ्री हाइड्रोजन आयन हो। ठीक है, दूसरा है स्वीट, ये ग्लूकोज की वजह से हमें स्वीट टेस्ट होता है, ग्लूकोज का टेस्ट स्वीट होता है। एसिड का सोर होता है, सोडियम क्लोराइड का यानी केमिकल साल्ट का साल्टी होता है। उसके बाद बाइटर। बाइटर जो है ये तकरीबन ब्रॉट अबाउट बाय मोर केमिकली डाइवर्स ग्रुप ऑफ टेस्टेंट्स के अंदर आते हैं, जैसे कि अल्कलाइड्स का बाइटर होता है, टॉक्सिक प्लांट डेरिवेटिव का, पॉइजनस सब्सटेंस का, इसका बाइटर टेस्ट होता है। नेक्स्ट है उमामी। ये जो मीट जो है, गोश्त, मीठी या सेवरी जो टेस्ट है, इसे कहते हैं उमामी। तो 5 प्राइमरी जो टेस्ट है वो याद रखना चाहिए, साल्टी, सोर, स्वीट, बैटर, उमामी। अगर एमसीक्यू से पूछा कि मीट का कौन सा टेस्ट है, उमामी। अगर पूछा कि पॉइजन, टॉक्सिन, एल्कलॉइड्स का कौन सा है, बैटर। अगर पूछा कि ग्लूकोज का कौन सा है, स्वीट। अगर पूछा कि एसिड का कौन सा है, सोर। अगर पूछा कि साल्ट का कौन सा है, साल्टी। अब हम पढ़ेंगे टेस्ट परसेप्शन। जो हम टेस्ट की परसेप्शन हम किस तरह करते हैं, टेस्ट की। अब टेस्ट की परसेप्शन पर किसका असरात होता है,
इन्फ्लुएंस बाय इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फ्रॉम अदर रिसेप्टर स्पेशली ऑर्डर। अब टेस्ट की परसेप्शन पर हमारे दूसरे रिसेप्टर का बहुत बड़ा असर है, जैसे कि स्मेल के रिसेप्टर। अगर किसी खाने का हमें स्मेल बुरा लगे तो हम नहीं खाएंगे। उसके बाद टेम्परेचर एंड टेक्सचर ऑफ द फूड इन्फ्लुएंस टेस्ट, और टेस्ट पर ऑर्डर के अलावा टेम्परेचर और टेक्सचर ऑफ फूड भी डिपेंड करता है। अगर कोई ठंडा खाना हो, 9-10 दिन का पड़ा हो, तो हम खाएंगे नहीं खाएंगे, या बहुत ज़्यादा गर्म हो, मुंह चलाएगा तो भी हम थोड़ा ठंडा करके खाएंगे। उसके बाद साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस जो पास्ट है वो भी टेस्ट फूड के टेस्ट पर इन्फ्लुएंस करते हैं। वो किस तरह, अगर हमने किसी होटल पे खाना खाया, उसने ख़राब खाना दिया, तो हम दोबारा वहाँ वो हमारा साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस पास्ट है, क्या हम वहाँ जाएंगे? ठीक है, नहीं। या कि किसी कुत्ते का खाना होटल में खिलाया, गधे का खिलाया, तो हम दोबारा नहीं जाएंगे। उसके बाद अब के से हमारे कॉर्टेक्स ये टेस्ट सेंसेशन की परसेप्शन करता है, वो अभी तक मालूम नहीं है, उसका प्रोसेसिंग अभी तक मालूम नहीं है। तो टेस्ट के परसेप्शन पर दूसरे रिसेप्टर जैसे कि ऑर्डर, स्मेल का, टेम्परेचर का, फूड का टेक्सचर का, साइकोलॉजिकल, इसका असर होता है। लास्ट हमारे साथ है स्मेल, ओल्फैक्शन। इसके बारे में जो रिसेप्टर होते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल, ये स्पेशलाइज एंडिंग है। ठीक है, ये स्पेशलाइज एंडिंग है जो स्पेशलाइज एंडिंग ऑफ रिन्यूएबल एफेरेंट न्यूरॉन, जो दोबारा रिन्यू हो सकते हैं। रिसेप्टर पोर्शन जो है हमारे नोज के ओल्फैक्टरी म्यूकोजा में मौजूद है। ये देखें, हमारे नोज का ओल्फैक्टरी म्यूकोजा के अंदर इसका क्या मौजूद है, रिसेप्टर पोर्शन यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और एफेरेंट एक्सोन इसका ट्रांसफर इनटू द ब्रेन में जाता है, और एक्सोन ऑफ ओल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल मिल के ओल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे रिसेप्टर सेल होते हैं, ये मिल के ओल्फैक्टरी नर्व बनाते हैं। ठीक है, आगे फिर ये जाके ओल्फैक्टरी बल्ब वगैरह बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो ओल्फैक्टरी एपिथेलियम है जिसके अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब हमने इनहेल ईयर किया है जिसके अंदर ऑर्डर मालिक्यूल है, तो वहाँ पे हमारे ओल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उसने डिटेक्ट कर दिया। फिर वहाँ से ऊपर एक्सोन निकलेंगे रिसेप्टर से, वो क्रिब्रिप्राम प्लेट से ऊपर जाएंगे, जो है वो ओल्फैक्टरी बल्ब बनाएंगे। ठीक है, अब न्यूरल पाथवे अगर हम ओल्फैक्शन के लिए देखें, वो क्या है? सबसे पहले कम्युनिकेशन बिटवीन एफेरेंट और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ग्लोमेरुलाई में होगा। यहाँ पे ओल्फैक्टरी बल्ब में फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन की साइनप्स होगा, जिस स्ट्रक्चर में होगा इसे कहते हैं ग्लोमेरुलाई। फिर सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है वो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट बनाएंगे आगे। फिर वो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन का, वो रिले इन ओल्फैक्टरी ट्यूबरकल टू, फिर वहाँ से वो आगे जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। और याद रखना, हमारा ओल्फैक्शन स्मेल थैलेमस में नहीं जाता, ये उसको बाईपास करता है। यहाँ डायरेक्ट सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन ही ऊपर ओल्फैक्टरी ट्यूबरकल जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में वहाँ जाएंगे। तो ये हमारे साथ आज हमने सेंसरी सिस्टम के बारे में तमाम कुछ पढ़ लिया, कंप्लीट हो गया। आगे हम सोमेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जो मोटर है। तो पार्ट 2 BRS का न्यूरोफिजियोलॉजी का कंप्लीट हुआ। तो इसके अलावा मैंने चैप्टर यूनिट 1 के 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं सेल फिजियोलॉजी के, अगर वो नहीं देखे तो वो भी देखो। इससे पहले मैंने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में कंप्लीट वीडियो डिटेल में बनाई है, वो भी देखो। और इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, तमाम बुक्स की BRS सीरीज़ की वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।